डेमोक्रेसी क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था, लोकतंत्र जिसमें लोगों का शासन हो। चलिए डिटेल में जानते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन representative of people. This is one of the foundation stone of the system of governance adopted by most countries of the world democracy. देखिए, जो representative of people एक फ्रेज जो हमने यूज किया था पहले, मैंने आपको बताया था, representative मतलब होता है प्रतिनिधि, मतलब मैं खुद शासन नहीं कर सकती, मैंने किसी को चुना है वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक बेसिक फाउंडेशन है जिसके ऊपर डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो बिल्ट हुआ है। ओके, सो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स रूल और पावर। सो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है, दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। सो डेमोस मीन्स होता है पीपल यानी लोग, और क्रेटोस मीन्स होता है रूल या फिर पावर। सो लोगों के पास पावर हो, लोगों का रूल हो, तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन द रूल ऑफ द पीपल। आई होप इट इज क्लियर कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। ये आपको आ सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन में या 2 मार्कर क्वेश्चन में। ओके, नाउ बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। क्या लेकिन सभी लोग रूल कर सकते हैं? मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, मेरे साथ और भी लोग रहते हैं, तो क्या सभी रूल करने लग जाएंगे? नो, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है क्यों पॉसिबल नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। इमेजिन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ योर स्कूल्स प्रिंसिपल। Maybe there is something wrong with the classroom or with the school's infrastructure, or perhaps you would like to propose a certain date for a field trip. Will the entire class go to the principal? It would clearly not be practical. In many schools, classes have a class monitor or class representative whom the whole class elected. Even if there is none, one representative can be selected for this specific purpose. It will enough to send the representative to the principal. मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई फर्नीचर खराब है, या कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है, या कोई एक बच्चा पूरी क्लास को बुली कर रहा है या तंग कर रहा है, कोई भी इशू है, तो आप क्या करेंगे? पूरी क्लास उठ के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएगी क्या? नहीं। मोस्टली स्कूलों में या क्लासेस में ऐसा होता है कि एक मॉनिटर होता है ना, या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। सो उनको भेजा जाता है कि आप जाकर बता के आइए कि आपकी क्लास की ये प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए किसी क्लास में अगर नहीं भी है कोई मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो मैम किसी एक बच्चे को बोलती हैं कि उठो और जाओ और तुम बोल कर आओ, है ना, तो पूरी क्लास तो जाती नहीं है। सो यही होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने लिए। पूरा देश मिलकर शासन नहीं करने लगेगा, पूरे देश के लोग कुछ लोगों को चुनेंगे जो पूरे देश को गवर्न करेगा, राइट। सो वही आगे दिया है, चलिए पढ़ते हैं। सो इट इज सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और नेशनल लेवल। थ्रू इलेक्शन पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव हु विल बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव असेंबलीज। सो ऐसे ही लोग वोट करते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो असेंबली में जाके, असेंबली हमने देखा था क्या होता है, जहां पे लोग डिस्कशन करते हैं, लॉ पास करते हैं। सो वहां पर जाके और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आपने स्टेट लेवल पे चुना है तो उनको हम कहते हैं एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन नेशनल लेवल के लिए आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो उसको हम बोलते हैं एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी एमएलए सबने सुना होगा, लेकिन अब मीनिंग क्लियर है कि नहीं? यस, तो टाइप कीजिए यस कमेंट सेक्शन में। ओके, कि अगर हमने नेशनल लेवल पे चुना है तो एमपी क्योंकि पार्लियामेंट है, और एमएलए क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट लेवल पे। ओके, ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस लॉ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन द असेंबलीज एंड थ्रू डायलॉग्स एंड डिबेट ट्राई टू कन्विंस ईच अदर व्हेनेवर देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। सो ये सारे मिलकर जिनको हम चुनते हैं ना, ये असेंबली में बैठते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर सब एक सहमति पर आके चीजों को एक्सेप्ट करके कोई लॉ बनाते हैं या कोई अपना ओपिनियन देते हैं। नाउ लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. It is also the world's largest democracy with some 970 million voters in 2024. In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in the election. So India
इंडिया में ऐसे ही हमें क्या देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें 970 मिलियन वोटर्स हैं 2024 में, और ऑल इंडियन सिटीजन जो भी 18 साल से ज़्यादा के हैं या 18 साल के हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। अब आगे देखते हैं। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। देयर आर टू पॉसिबल प्लेसेस A and B. The class discussed the pros and cons, distance, time, cost, availability of basic facilities, etc. It becomes difficult to arrive at a decision. देखिए, आपकी क्लास मान लीजिए पिकनिक पर जा रही है, दो जगह डिसाइड हुए, A या B, इन दोनों में से कहीं जा सकते हैं आप। सो पूरी क्लास मिलकर प्रॉस यानी अच्छाई और कॉन्स यानी बुराई या फिर नुकसान क्या क्या है किसी जगह जाने के, तो डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लग रहा है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी की, इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ए और बी चुनना है। इनमें पूरी क्लास डिस्कशन में लगी हुई है। नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अराइव एट अ डिसीजन। कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो टीचर के पास प्रॉब्लम हो रही है कि कोई तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहा, तो टीचर क्या करेगी? सो योर टीचर डिसाइड दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर टीचर कहती है कि अब वोटिंग करेंगे, जो ए पसंद कर रहा है वो ए के लिए हाथ ऊपर कीजिए, और जो बी पसंद कर रहा है वो अपनी हैंड रेज कीजिए बी के लिए। तो अब क्या होगा? द डिसीजन इज टेकन बाय विच एवर ऑप्शंस गेट अ लार्जर नंबर ऑफ रेज हैंड। जिसमें लोग ज्यादा हाथ उठाएंगे स्टूडेंट्स, वो वाला चुना जाएगा, है ना। सो यही एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं वोटिंग का प्रोसेस। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन वाज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस। तो ये क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, है ना। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि किसी ने जाकर बोला, सब बच्चे ने अपना अपना वोट दिया कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, है ना, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, बच्चे खुद बता रहे हैं। द टर्म grassroots democracy refer to a system that enables and encourage the participation of ordinary citizen. The base of the pyramid we saw in figure 10.4 page 155. In such a system the citizens can have a say in decisions which affect them. So वही हमने grassroots democracy चैप्टर का नाम भी है स्टार्ट किया था कि कैसे हर सिटीजन का पूरा अधिकार है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे? तो इलेक्शन के थ्रू। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो वोटिंग के थ्रू हर सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सकता है अपने हिसाब से कि किसको हम चुनना चाहते हैं। Okay, so we will study more features of Indian democracy in the next 2 chapters and also in later grades. So democracy के बारे में और features जो हैं वो आप आगे के chapters में भी पढ़ेंगे और अगली grades में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बुक की समरी देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। कोई भी कंट्री बिना गवर्नेंस के, बिना गवर्नमेंट के रन नहीं कर सकती। अ मॉडर्न गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विच नीड टू वर्क टुगेदर। मॉडर्न समय में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। देन इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे फंक्शन करती है, सेंट्रल, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क for the system. It functions through elected representative both at the state and the national level. So ये सारे टॉपिक्स हमने देखे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। Now let's see question, activities and projects. So पहला क्वेश्चन है, टेस्ट yourself. What is the meaning of democracy? What is difference between direct democracy and representative democracy? So democracy is a form of government where people have the power to choose their leaders and make decisions. Then in a direct democracy, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे जाके गवर्नेंस करते हैं। देन रिकॉल द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स। सो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एनफोर्स करते हैं, जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और जस्टिस को इंश्योर करते हैं। Then next question is, why do we need 3 tiers of government?
क्यों चाहिए हमें 3 टीयर्स पे गवर्नमेंट, 3 लेवल पे गवर्नमेंट? सो वी नीड द 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल, टू इंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से हो सके. दिस अलाउ द गवर्नमेंट टू एड्रेस इश्यूज एट डिफरेंट लेवल्स, मेकिंग गवर्नेंस मोर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड. और ये अलाउ करती है गवर्नमेंट को कि हर लेवल पे वो अच्छे से गवर्नेंस कर सकें और जो भी लोगों की ज़रूरत है उसको सही से फुलफिल कर सकें. नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट है. मैनी ऑफ यू विल रिमेंबर लॉकडाउन दैट took place during the COVID-19 pandemic. Make a list of all actions that were taken at that time, which tiers of government were involved in managing the situation, what was the role of each organs of the government. कोविड के टाइम में जो लॉकडाउन लगा था उस समय किसने क्या रोल प्ले किया था वो हमें बताना है. सो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, तीनों ही जो लेवल्स हैं वो इन्वॉल्व थे. सेंट्रल लेवल ने क्या किया, सेट किए नेशनल पॉलिसीज गाइडलाइंस, स्टेट लेवल ने उसको इम्प्लीमेंट किया है ना, और हेल्थ केयर को भी मैनेज किया. लोकल लेवल ने इन्फोर्स किया रूल्स को कम्युनिटीज के अमंग. देन रोल क्या था सबका, लेजिस्लेचर की लॉ बनाएंगे क्राइसिस से डील करने के लिए, जो भी सिचुएशन उससे डील करने के लिए. जुडिशरी ने इंश्योर किया कि जस्टिस हो उस समय, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और एग्जीक्यूटिव ने इन्फोर्स किया लॉ को. सो इसके साथ हमने चैप्टर 10 के सभी टॉपिक्स, इसकी बुक की एक्सरसाइज, समरी सब देख लिया. अब हम एक्स्ट्रा नोट्स देख लेते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो चलिए नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं. गवर्नेंस के बारे में हमने जाना. डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन विद इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन. तो डिसीजन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंश्योर करता है सोसाइटल ऑर्डर, प्रोमोट्स जस्टिस एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट. सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर रहे, सबको जस्टिस मिले और जो भी रिसोर्सेज हो उसको सही से मैनेज किया जाए. तो ये गवर्नेंस का काम है. नाउ गवर्नमेंट क्या है, तो डेफिनेशन है द इंस्टीट्यूशन और ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज एंड पॉलिसीज. जो लॉ बनाते हैं उनको एनफोर्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट. फंक्शन क्या है इनके, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, देन प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट एंड फ्रीडम. तो ये कुछ हमें फंक्शन दिए हुए हैं गवर्नमेंट के. देन हमने देखा था डेमोक्रेसी क्या होती है. सो अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर इज वेस्टेड इन द पीपल हु एक्सरसाइज द पावर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के टाइप्स देखे थे. डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिसमें सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इट एम्पावर सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. इसमें पहला है लेजिस्लेचर. इसका फंक्शन क्या है, मेक लॉज फॉर द कंट्री. और कॉम्पोजिशन क्या है, इसके 2 हाउसेज होते हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के हमारे 2 हाउसेज हैं. देन एग्जीक्यूटिव, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं लॉज को. इसमें हमने देखा था कौन कौन से होते हैं. तो लीडर्स या एग्जीक्यूटिव कौन है, जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हमने पढ़ा था जो नाम के लिए हेड है, और रियल हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर. देन जुडिशरी के बारे में हमने जाना. इनका फंक्शन है लॉ को इंटरप्रेट करना और सबको जस्टिस सर्व हो ये इंश्योर करना. फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था कि इसमें बहुत सारे लेवल्स पे कोर्ट्स होते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं. फिर हमने क्या देखा था, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इसमें लोकल लेवल, जो लोकल लेवल पे सारी चीजों को मैनेज करते हैं. इसके बारे में इस चैप्टर में हमें नहीं दिया था तो मैंने थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. देन वी लर्नड अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट जो एड्रेस करते हैं रीजनल इशू जो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है. इसमें स्ट्रक्चर क्या है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है एट स्टेट लेवल. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा था इट मैनेजेस नेशनल इशू. नेशनल इशू जैसे डिफेंस हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है. और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पार्लियामेंट है जिसके 2 हाउसेज हैं, प्रेसिडेंट है एंड सेंट्रल जुडिशरी है.
ओके। देन वी लर्न अबाउट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? अ डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट एनकरेजेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें एनकरेजमेंट मिलता है सिटीजन को कि वो भी पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, ताकि उनका भी एक से हो, उनका भी एक रोल हो, जो भी गवर्नेंस इंडिया का हो रहा है, हमारी कंट्री का हो रहा है उसमें। देन सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवाइड्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू डिस्टिंक्ट ब्रांचेस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, ताकि कोई मिसयूज ना कर सके पावर का, इसलिए पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग ब्रांचेस में गवर्नमेंट की। देन सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंश्योर करता है चेक एंड बैलेंसेस, और ये इंश्योर करता है कि सभी चीजें फेयरली चलें, सभी लोग अकाउंटेबल हों जो भी गवर्नमेंट का पार्ट है। सो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसके साथ हमने समरी भी देख ली, यानी नोट्स भी देख ली। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज गवर्नेंस? रूल ऑफ पीपल, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका आंसर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बी। Why do we need a government? To impose tax, to maintain order, to create jobs, to build infrastructure? Very simple, to maintain order. Now next is, what does democracy literally mean? Rule of king, power of the elite, rule of the people, government by few, rule of the people. Then what is the role of legislature? Enforce law, make law, interpret law, or none of the above? So make law, ये legislature का काम होता है, तो B इसका आंसर है। Now हु इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच? एग्जीक्यूटिव के कौन पार्ट होते हैं? जजेस, लेजिस्लेचर, मिनिस्टर या ऑल ऑफ द अबव? सो इसका आंसर है मिनिस्टर। मिनिस्टर है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेटर तो लॉ बनाते हैं, है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज मेंट बाय सेपरेशन ऑफ पावर? मर्जिंग ब्रांचेस, डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट्स या सेंट्रलाइजिंग पावर? सो डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट डज ग्रास रूट डेमोक्रेसी प्रमोट? डिक्टेटरशिप, citizens participation, bureaucracy या isolation? So answer B, citizen participation. Then who discusses law in a democracy? Citizen directly, elected representative, judges only या appointed officials? So इसका आंसर है B, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लॉ को डिस्कस करते हैं। देन व्हाट इज द जुडिशरी फंक्शन? मेक लॉ, एनफोर्स लॉ, इंटरप्रेट लॉ और ओवरसीज इलेक्शन? सो सी इसका आंसर है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। देन विच इज नॉट अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट? लोकल, स्टेट, सेंट्रल और रीजनल? सो डी, रीजनल कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़े। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी? वन पार्टी रूल, वोटिंग प्रोसेस, एब्सोल्यूट मोनार्की या सेंट्रलाइज्ड पावर? सो वोटिंग प्रोसेस, इलेक्शन होता है इसमें, सो इसके थ्रू ही गवर्नमेंट चुनी जाती है। देन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव? मेक लॉ, इंटरप्रेट लॉ, इम्प्लीमेंट लॉ या ओवरसीज इलेक्शन? So C, implementation of law. Then what does the term legislature refer to? The executive branch, the judicial branch, the law making body या local government? So इसका आंसर है C, law making body, इसे हम legislature बोलते हैं। Then what type of democracy involve direct voting by citizen? Representative, direct या participatory या liberal? So direct democracy में लोग directly participate करते हैं। Then next is, who are MLAs? Member of Judiciary, local authority, state legislative member और national leaders? इसका आंसर है C, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं MLA। देन व्हाट इंश्योर्स दैट नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बिकम टू पावरफुल? सो ये कौन इंश्योर करता है कि एक गवर्नमेंट की कोई सी भी ब्रांच बहुत पावरफुल ना हो जाए? सो यूनिटी ऑफ कमांड, सेपरेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन या पॉपुलर सोवर्निटी? सो सेपरेशन ऑफ पावर, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन व्हाट डज द टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली रेफर्स टू? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मीटिंग, लॉ मेकिंग बॉडी या लोकल काउंसिल? सो लॉ मेकिंग बॉडी को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। देन विच इज अ मेथड ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन? वोटिंग, टैक्स इवेशन, आइसोलेशन या अपैथी? सो वोटिंग के थ्रू ही तो सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस प्रोसेस में। देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? लोकल इश्यूज को देखना, स्टेट अफेयर्स को देखना, नेशनल मैटर या अपैथी? सो
वोटिंग के थ्रू ही तो सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस प्रोसेस में। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? लोकल इश्यूज को देखना, स्टेट अफेयर्स को देखना, नेशनल मैटर्स को देखना, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को देखना, सो नेशनल लेवल के मैटर्स को सॉल्व करना। सी देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ? लॉ होना क्यों जरूरी है? टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, टू मेंटेन ऑर्डर, टू क्रिएट क्योर्स, टू सेंट्रलाइज पावर। सो मेंटेन करना सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर, बी इसका आंसर है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज लाइफ थ्रू रूल्स, डिसीजन मेकिंग। देन अ गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू मेंटेन डैश एंड रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटेन ऑर्डर। देन द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डैश एंड डैश, demos and kratos. Then legislature is responsible for making dash and laws, making and modifying laws. Then the dash implements laws and ensures they are enforced. So ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। देन अ की प्रिंसिपल इन गवर्नेंस इज द डैश ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। देन ग्रास रूट डेमोक्रेसी एनकरेजेस सिटीजन डैश इन डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देन citizen vote for dash to represent them in assemblies. Citizen vote for representative to represent them in assembly. Then three level of government are local, dash and central. So क्या होगा इसका आंसर? स्टेट है ना, तीन लेवल पे है, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। So central government handles national and dash policies, affairs, national affairs and policies. Then extra question में हम देख लेते हैं पहले short questions. What is governance? It is a process of making and enforcing rules to organize society and ensure order in the society. Then why are rules necessary in society? Rule maintain harmony and prevent disorder when large group of people live together. Then who make the rules in a society? A government or system of individual is responsible for creating and enforcing rule. Then what is democracy? Democracy means the rule of people where citizens participate in governance through elected representative. Then what does the term representative means? In representative democracy, people elect representative to make decision on their behalf. They do not directly participate in the governance process. Then what are the three organs of government? Legislature, executive and judiciary. Then what is the work of legislature? It creates or updates laws based on the need of society. ये लॉ बनाते हैं या जो पहले से लॉ है उनमें चेंजेस करते हैं जो भी सोसाइटी में ज़रूरत है उसके हिसाब से। देन एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? They enforce the laws and maintain law and order. Then what role judiciary play? Judiciary interprets law and decides whether they have been broken or not. Then what is the significance of election? Election का क्या importance है? So it allows citizen to choose their representative who will make decision for the country. Now अब long questions देख लेते हैं. How does grassroots democracy function? ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी मतलब जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो भी पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस प्रोसेस में, यही यहाँ पर कहा गया है। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग टुगेदर? अगर तीनों गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो साथ में मिलकर काम करें तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मस्ट वर्क इन टेंडम टू इंश्योर अ बैलेंस गवर्नमेंट। सब कुछ बैलेंस तरीके से चले इसके लिए तीनों का साथ में मिलकर काम करना जरूरी है। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी इंश्योर करती है कि जस्टिस दिया जाए और लॉ को इंटरप्रेट भी करती है। सो टुगेदर दे प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर थ्रू द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। चेक बैलेंसेस के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी एक ऑर्गन जो है वो मिसयूज ना करे पावर का। देन व्हाई इज सेपरेशन ऑफ पावर एसेंशियल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर्स दैट नो सिंगल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बिकम टू पावरफुल. इट मेंटेन्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस allowing each organ to observe the action of the others. This prevents corruption and ensures accountability within the governance. Now next is what is representative democracy and why is it so practical? So representative democracy involves electing individuals to make decisions on behalf of the people. This system is practical because it would be impossible for all citizens to participate directly in every decisions at the national or state level. लोग डायरेक्टली जाकर इतनी सारी पॉपुलेशन रूल नहीं कर सकती, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे
रूल करते हैं या गवर्नेंस करते हैं। देन हाउ डज वोटिंग इंश्योर फेयरनेस इन अ डेमोक्रेसी? वोटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है? सो वोटिंग अलाउ करती है एवरी एलिजिबल सिटीजन को टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन गवर्नेंस मैटर। द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी डिटरमाइन द आउटकम, इंश्योरिंग दैट गवर्नेंस रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल। सो जो भी एलिजिबल लोग हैं वो वोटिंग करते हैं, और वोटिंग क्या है? अपना अपना मत देना कि मैं इस चीज को पसंद कर रही हूँ या मैं इस चीज को पसंद कर रहा हूँ। उसके बाद जो बहुमत से जीतता है, इसका मतलब लोगों की विल है, विल मतलब इच्छा है कि वही पर्टिकुलर गवर्नमेंट बने, क्योंकि लोगों ने ज्यादा वोट उसको दिया है ना। देन व्हाट डू द टर्म डेमोस एंड क्रेटोस मीन अ डेमोक्रेसी? सो ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। डेमोस मीन्स होता है पीपल एंड क्रेटोस मीन्स होता है रूल। इसका मतलब है रूल बाय द पीपल। दिस रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट पावर इन अ डेमोक्रेसी रेस्ट विद द सिटीजन। सिटीजन के पास ही मेन पावर है। देन व्हाट चेक एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? सो हमने देखा था कि सबके काम बटे हुए हैं, है ना। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स करती है, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है। सो इफ वन ऑर्गन ओवरस्टेप इट्स रोल, द अदर हैव द अथॉरिटी टू रीस्टोर द बैलेंस, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर। सो कोई भी एक ऑर्गन अगर ज्यादा मिसयूज कर रही है पावर का, तो दूसरी जो ऑर्गन है वो बैलेंस को दोबारा से रीस्टोर कर सकती है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। सो जो सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, वो डील करते हैं नेशनल लेवल इशू से, जैसे कि डिफेंस हो गया या फॉरेन पॉलिसी। स्टेट लेवल पे जैसे कि चीफ मिनिस्टर, ये फोकस करते हैं रीजनल इशूज पे, जो लोकल लेवल के इशूज हैं उस पर्टिकुलर रीजन के, जैसे एजुकेशन हो गया या पब्लिक हेल्थ हो गया। देन व्हाट इज द रोल ऑफ लॉज इन मेंटेनिंग अ फंक्शनिंग सोसाइटी? सोसाइटी सही से अच्छे से वर्क करे, इसमें लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, कानून क्यों होना चाहिए? सो लॉज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बिहेवियर, ensuring fairness, safety and order. They protect citizens' right, prevent chaos and provide mechanism for resolving conflicts when rules are broken. So rules होंगे, law होंगे, तो इससे सोसाइटी सही से फंक्शन करेगी, क्योंकि सबको अपनी सीमा पता होगी, कोई किसी के साथ गलत नहीं करेगा। और अगर रूल का मिसयूज होता भी है तो ऐसे प्रोविजन होंगे, मैकेनिज्म होंगे, जैसे जुडिशरी है, वो इंश्योर करेगी कि सिटीजन के राइट वायलेट ना हो, और अगर आपने लॉ को वायलेट किया है जिस भी व्यक्ति ने, सो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसीलिए लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को सही से रन करने में। सो इसके